हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के पहले जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह या आंदोलन हुए तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 के पहले आम लोगों के द्वारा जितने भी विद्रोह किए गए उन सभी विद्रोहों में से जनजातीय लोगों ने सबसे सशक्त विद्रोह किया था। तो आइए बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के पहले जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं कि जनजातीय विद्रोह को आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। तो आदिवासी विद्रोह क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जनजातीय लोगों को सर्वप्रथम आदिवासी नाम से संबोधित किसने किया था? तो वह ठक्कर बापा ने किया था, जो हरिजन सेवक संघ के सदस्य थे। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे यह पूछा जाएगा एग्जाम में कि जनजातीय लोगों को सर्वप्रथम आदिवासी नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। कौन थे? तो वो हरिजन सेवक संघ के सदस्य थे। तो इस वजह से जनजातीय विद्रोह को आदिवासी विद्रोह भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि जनजातीय विद्रोह अर्थात आदिवासी विद्रोह के बारे में कि इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया। तो बात करते हैं कि आदिवासी समाज जो था वह समाज के अन्य वर्गों में सबसे पिछड़ा एवं गरीब था। कहने का मतलब यह हुआ कि आदिवासी समाज जो होते थे वह समाज के किसी भी वर्गों से पिछड़ा एवं गरीब होते थे। ये लोग पहाड़ों एवं जंगलों को अपना घर मानते थे, लेकिन अंग्रेजों की कृषि नीति एवं वन नीति ने इन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आदिवासी लोग जो थे तो ये लोग बाहरी लोगों को दीकू कहा करते थे। बाहरी लोगों को जो दीकू कहते थे तो ये दीकू में कौन आते थे? जैसे महाजन, ठेकेदार, व्यापारी, जमींदार या फिर अंग्रेज अधिकारी, मतलब कोई भी जो इनके समाज से नहीं होते थे, इनके समाज के बाहर कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी लोग, उन सभी को ये लोग दीकू कहकर पुकारते थे। तो सेकंड प्रश्न यह भी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी लोग, जनजातीय लोग बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया करते थे? तो दीकू के नाम से संबोधित किया करते थे। तो अब बात करते हैं कि जनजातीय विद्रोह होने का जो है क्या क्या कारण था। तो कारण की बात करें, पहला कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि कर देना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1793 ईस्वी से जो है भू राजस्व अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, जिसमें क्या हुआ कि भू राजस्व जो है वृद्धि की गई थी, अलग अलग व्यवस्था लाई गई थी। 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। और सभी का सभी मतलब जितने भी भू राजस्व व्यवस्था था, हर किसी का उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना, अधिक से अधिक लगान वसूल करना। तो फर्स्ट जो कारण था इन लोगों का विद्रोह करने का अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, वह था
कि भू राजस्व में वृद्धि कर देना। इसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, अब उस वस्तु पर जो है कर लगा देना। फिर बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरे कारण का था कि विदेशी धर्म का प्रभाव। विदेशी धर्म का प्रभाव कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों ने इन जनजातीय लोगों को, इन आदिवासी लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया था। तो दूसरा विद्रोह होने का यह कारण था, मतलब दूसरा कारण यह था विद्रोह करने का। तीसरे कारण की बात करें तो इनके क्षेत्र में बिचौलियों का वृद्धि होना। बिचौलियों के रूप में जैसे ठेकेदार, महाजन, व्यापारी, अधिकारी, इन सभी का जो है मतलब इनके क्षेत्र में प्रवेश करना, कहने का मतलब दीकुओं का प्रवेश करना। और चौथा जो प्रमुख कारण है, जो इस विद्रोह का, इन लोगों के विद्रोह का जो सबसे प्रबल कारण बना, मुख्य कारण बना, वह था कि इनकी प्राचीन भूमि व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा पूर्ण रूप से विदारण कर देना। विदारण क्या होता है? विदारण का मतलब होता है रौंद देना, कुचल देना, तोड़ मोड़ कर देना। कहने का मतलब यह हुआ कि इस विद्रोह का, इनके विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण था वह था कि इनके भूमि को, इनकी जो प्राचीन भूमि व्यवस्था थी उसको क्या किया, अंग्रेजों जमींदारों ने कुचल के रख दिया। यानी इन लोगों से भूमि को छीनकर दीकुओं को देने लगा, जो सबसे प्रमुख कारण थी इस विद्रोह का। तो कुल कारण 4 थे, लेकिन जो अगर आपसे एग्जाम में अगर कारण पूछा जाए तो कारण तो जितने भी अभी आपको 4 पॉइंट बताया गया सभी के सभी कारण थे, लेकिन अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि इनके विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, और ऑप्शन में जो है वह आपको चारों पॉइंट दिया जाए, लेकिन प्रश्न में शब्द क्या है, मुख्य कारण, तो मुख्य कारण जो था इनके प्राचीन भूमि व्यवस्था का विदारण करना, यह सबसे प्रमुख कारण था इनके विद्रोह का। तो इन्हीं वजहों से ये जनजाति लोग, आदिवासी लोग क्षुब्ध होकर अंग्रेजों एवं जमींदारों के खिलाफ कई विद्रोह इन लोगों ने किया। तो आइए इन लोगों के द्वारा जो भी विद्रोह किया गया उसकी चर्चा करते हैं, जो भी विद्रोह 1857 के विद्रोह के पहले किया गया। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस विद्रोह से, तो पहले उस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विद्रोह का ईस्वी पूछा जाएगा, क्योंकि आपको जब विद्रोह अब स्टार्ट जो होगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, चाहे वह आईएएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में, तो प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है विद्रोह का ईस्वी पूछ लिया जाता है कि यह विद्रोह कब शुरू हुआ। दूसरा जो पूछा जाता है कि इस विद्रोह मतलब जो विद्रोह हुआ उसका केंद्र क्या था, यानी किन क्षेत्रों में वह विद्रोह हुआ। तीसरा जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह है कि किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाता है या फिर उसके प्रमुख नेता को पूछ लिया जाता है। और फिर चौथा जो प्रश्न पूछा जाता है कि उससे मान लीजिए जो भी कुछ एडिशनल अगर कुछ बात है तो उन बातों को याद रखना होता है। तो इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहां पर आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले बात करते हैं इस जनजाति विद्रोह या आदिवासी विद्रोह के अंतर्गत चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर विद्रोह जो कब शुरू हुआ था
तो 1768 ईस्वी में यह शुरू हुआ था और 1772 ईस्वी में जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात और भी जान लेते हैं कि ये जितने भी विद्रोह हुए इनमें से अधिकांश विद्रोह जो है वह असफल विद्रोह थे, यानी अंग्रेजों के द्वारा उन विद्रोहों को, अधिकांश विद्रोहों को जो है कुचल दिया गया था, दमन कर दिया गया था। तो इस वजह से ज़्यादातर विद्रोह, मैक्सिमम सभी के सभी वह असफल विद्रोह ही रहे। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह जो 1768 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहा। इसका मतलब अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि यह कब हुआ था, तो यह कब हुआ था? 1768 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का केंद्र कहां था, मतलब किस जगह यह विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का केंद्र जो था वह मिदनापुर जिला में हुआ था, यानी मिदनापुर था। और यह मिदनापुर कहां पड़ता है? तो बंगाल, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिला में जो है यह विद्रोह हुआ था। चुआड़ जनजाति के लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह, मतलब यह विद्रोह किया था, जिसे चुआड़ विद्रोह कहा गया है। और ज्यादातर जो भी विद्रोह हैं उस जनजाति के नाम पर जो है उस विद्रोह का नाम रखा गया है। तो जैसे चुआड़ विद्रोह अर्थात चुआड़ जनजाति के लोग थे। जैसे हो या होज विद्रोह, तो वो हो या होज जनजाति के लोग थे। भील विद्रोह, तो भील जनजाति के लोग थे। तो जनजाति के नाम पर ही उस विद्रोह का नाम रख दिया गया। अब बात करते हैं कि हम लोग ईस्वी जान लिए, केंद्र जान लिए, अब बात करते हैं कि कारण क्या था, इस विद्रोह का क्या कारण था। तो यह जो विद्रोह का जो होने का जो कारण था वह अकाल एवं भू राजस्व में वृद्धि के वजह से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, उसी के विरोध में जो है चुआड़ जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो कारण क्या था? आर्थिक संकट, अर्थात अकाल एवं भू राजस्व में वृद्धि की वजह से जो संकट उत्पन्न हुआ, जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं कि कारण भी हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अर्थात इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो इस विद्रोह के जो है प्रमुख नेता थे वो थे दुर्जन सिंह एवं राजा जगन्नाथ थे। तो इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और यहां पर जो भी आपको चार्ट दिया गया है उस सभी को आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं कि कुछ इतिहासकार इस चुआड़ शब्द को अपमानजनक मानते हैं। क्यों? क्योंकि चुआड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह, मतलब उसका मतलब जो होता है वह है उत्पाती या फिर लुटेरा। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने इस चुआड़ शब्द को अपमानजनक माना है। तो इस वजह से उन लोगों ने इस विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा है। तो प्रश्न एक यहीं से बन गया इंपॉर्टेंट कि किस विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा गया है। तो किस विद्रोह को कहा गया है? तो चुआड़ विद्रोह को कहा गया है। तो अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो चुआड़ विद्रोह नहीं पूछा जाएगा, वो पूछ लेगा कि जंगल महल का विद्रोह जो है कहां हुआ था, जंगल महल का विद्रोह कब हुआ था, जंगल महल के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, जंगल महल विद्रोह के प्रमुख, मतलब होने का प्रमुख कारण क्या था। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो यह जो जंगल महल का जो क्षेत्र जो है बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में यह क्षेत्र स्थित है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो चुआड़ लोग मिदनापुर जिले में जिस घने जंगल में रहते थे, तो वो जंगल घना था, तो घने जंगल को ही जो है जंगल महल कहा गया है। तो इस वजह से किस विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा गया है? तो चुआड़ विद्रोह को। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में। तो हो विद्रोह या फिर हो विद्रोह को ही होज विद्रोह कहा गया है। हो या होज जनजाति के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे हो या होज विद्रोह कहा गया है। तो बात करते हैं कि इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1820 में हुई थी, जो 1821 ईस्वी तक चला था। लेकिन फिर बाद में यह, मतलब कि कुछ समय तक के लिए जो है
इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, लेकिन फिर से 1831 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और 1837 ईस्वी में इसका फिर से दमन कर दिया गया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस विद्रोह का केंद्र था सिंहभूम एवं छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर का क्षेत्र या फिर सिंहभूम, जो जब यह विद्रोह हुआ था तो उस समय यह क्षेत्र बिहार में पड़ता था। लेकिन जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब यह छोटा नागपुर का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, यह कहाँ चला गया? तो वह झारखंड में चला गया। लेकिन क्या होता है कि इस विद्रोह से जो प्रश्न जो पूछा जाता है कि वह इस तरह से पूछा जाता है कि हो या होज विद्रोह कब हुआ था? तो वह 1820 ईस्वी या 1820 से 21 के दौरान यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। फिर पूछा जाता है कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वहाँ पर ऑप्शन में क्या किया जाता है, यह छोटा नागपुर या सिंहभूम नहीं लिखा जाता है, बल्कि बिहार लिख दिया जाता है। तो अब मान लीजिए कि आप यहाँ बिहार के कंसेप्ट को अगर क्लियर नहीं करते हैं और सिर्फ याद कर लेते हैं सिंहभूम या छोटा नागपुर, तो लेकिन क्या है कि 2018 ईस्वी में जो है बीपीएससी ने प्री एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था, इसी प्रश्न को पूछा था कि हो या होज विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में क्या किया था कि बिहार लिख दिया था। तो क्यों उसका आंसर बिहार हुआ? क्योंकि जब यह विद्रोह हुआ था तो उस समय यह छोटा नागपुर का क्षेत्र बिहार में था, उस समय झारखंड नहीं था। तो इस वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ, लेकिन आपको साथ साथ बिहार भी याद रखना है, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं था। तो अब बात करते हैं कि इस विद्रोह को जो एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि हो या होज विद्रोह ना लिख के वह लिख दिया जाता है कि छोटा नागपुर का विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? तो उसका भी आंसर होगा 1820 से 21 में यह विद्रोह हुआ था। जितने भी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि हम लोग केंद्र जान लिए, कब हुआ वो जान लिए, लेकिन अब बात करते हैं कारण। इसका कारण क्या था? तो जब यह विद्रोह पहली बार हुआ था 1820 से 21 के दौरान, तब इस विद्रोह का कारण था कि यह सिंहभूम एवं छोटा नागपुर के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो इस वजह से जो है उसके नेता यानी उसका जो नेतृत्व किसने किया था? राजा पराहत ने किया था। तो राजा पराहत के नेतृत्व में हो जनजाति ने जो है वह यह विद्रोह 1820 से 21 के दौरान किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय मतलब 1821 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया, लेकिन फिर से 1831 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। जब 1831 ईस्वी में यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हुआ तो उसका कारण क्या था कि भू राजस्व में वृद्धि करना। तो जब भू राजस्व में वृद्धि किया गया तब फिर से 1831 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ, लेकिन जब यह दोबारा प्रारंभ हुआ तब हो एवं मुंडा जनजाति दोनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन जब पहली बार विद्रोह हुआ था तब इसमें सिर्फ हो जनजाति के लोगों ने ही विद्रोह किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में, वह है पहाड़िया विद्रोह। कब हुआ था? 1778 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ी में। उस समय बिहार में पड़ता था, लेकिन अब जो है यह झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो यह विद्रोह जो हुआ था इसका कारण क्या था? तो इन क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लेना। तो इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था और पहाड़िया जनजाति के सरदार जो थे उसी के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में कि भील विद्रोह। भील जनजाति के द्वारा विद्रोह जो किया गया था उसे भील विद्रोह कहा गया। यह कब से कब तक चला था? तो 1818 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जो 1921 ईस्वी में मतलब यह समाप्त हुआ। तो बात करते हैं भील विद्रोह के बारे में कि इस विद्रोह का केंद्र क्या था, कहां पर यह विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। बात करते हैं कि ये जो भील जनजाति के लोग थे यह महाराष्ट्र के खानदेश में रहते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट के खानदेश में भील जनजाति के लोग रहते थे।
तो इस विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि महाराष्ट्र के खानदेश या फिर पश्चिमी तट के खानदेश पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो उसी के विरोध में इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो इन लोगों का जो है नेतृत्व किसने किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, या फिर प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो दशरथ, हिड़िया, सेवरम, दौलत सिंह, गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अलग अलग समय पर इन लोगों ने नेतृत्व किया था। तो बात करते हैं कि यहां से जो प्रश्न जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि भील विद्रोह कहां हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो भील विद्रोह हुआ था वह किन क्षेत्रों में हुआ था? तो आज जो है मैं आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब पर जो है एक प्रश्न पूछा था पोस्ट के द्वारा। तो वह प्रश्न यही था कि अंग्रेजों के विरुद्ध भील विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था? तो ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दिया हुआ था, फिर एक अलग ऑप्शन में महाराष्ट्र एवं राजस्थान दिया गया था। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बनाया गया था, जिसमें ई ऑप्शन को भी रखा गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस प्रश्न को जाकर देखिए, यूट्यूब के पोस्ट पे भी आपको मिल जाएगा, इंस्टा एवं फेसबुक के भी पोस्ट पर आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं और एक बार आप उस प्रश्न को जाकर जरूर देखिए। तो यह विद्रोह जो हुआ था इन क्षेत्रों में जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों का यह मानना था कि इस भील विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रोत्साहित किया था। लेकिन मुख्य रीजन क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा खान देश पर अधिकार कर लेना, जिस खान देश के ये लोग रहने वाले थे। तो मुख्य रीजन यह था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस विद्रोह को प्रोत्साहित किया है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि यह जो गोविंद गिरी थे, श्री गोविंद गिरी, तो इन्होंने राजस्थान में भील जनजाति के लोगों के लिए जो है इन्होंने समाज सुधार आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था लसोड़िया आंदोलन। तो लसोड़िया आंदोलन को किसने चलाया था? तो गोविंद गिरी ने चलाया था। किसके सुधार के लिए? तो भील जनजाति के सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया था। कहां पर? तो राजस्थान में चलाया गया था। फिर बात करते हैं कि अंग्रेजों ने इस भील विद्रोह का दमन करने के लिए उन लोगों ने मेवाड़ भील कॉर्प की जो है स्थापना की थी इस विद्रोह का दमन करने के लिए। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, वह है बघेरा विद्रोह। तो यह विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1819 ईस्वी के दौरान यह विद्रोह हुआ था। इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था गुजरात के बड़ौदा में यह विद्रोह हुआ था। तो अब बात करते हैं इस विद्रोह का कारण क्या था। तो इस विद्रोह का कारण था कि बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा अंग्रेजी सेना की सहायता से इन लोगों के क्षेत्र पर अधिक कर वसूलना। तो कर को किसने वसूला था? तो चूंकि ये लोग बड़ौदा के रहने वाले थे, ये जो बघेरा विद्रोह मतलब बघेरा जनजाति के लोग थे, ये लोग बड़ौदा के रहने वाले थे, गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले थे। तो बड़ौदा के गायकवाड़ ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना की मदद से इन लोगों के क्षेत्र पर अधिक कर लेना शुरू कर दिया। तो जिसके विरोध में इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसके जो है नेतृत्वकर्ता, यानी नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है, बघेरा सरदार ने, यानी बघेरा जनजातीय के जो सरदार थे उन्होंने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह रामोसी विद्रोह के बारे में। रामोसी विद्रोह यह कब हुआ था? 1822 से 1841 ईस्वी के दौरान हुआ था, यानी इसकी शुरुआत 1822 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह का केंद्र क्या था? तो इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट जो था वह इस विद्रोह का केंद्र था। कहने का मतलब यह हुआ कि यह रामोसी जनजाति के लोग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर रहते थे, पश्चिमी तट पर रहते थे। तो
वहीं पर जो है इस विद्रोह को शुरू किया गया था, जो इसका केंद्र है। अब बात करते हैं इस विद्रोह के कारण की। तो इस विद्रोह का कारण क्या था कि भू राजस्व में वृद्धि कर देना। भू राजस्व में वृद्धि करने की वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी प्रमुख नेता कौन थे? प्रारंभ में चीतर सिंह थे और फिर बाद में जो है नरसिंह दत्तात्रेय ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि इस रामोसी विद्रोह के बारे में यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कि यहां पर प्रश्न जो पूछा जाता है कि रामोसी विद्रोह का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। प्रश्न को समझिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है कि रामोसी विद्रोह का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो अब चूंकि यह विद्रोह आप देख रहे हैं कि यह विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, तो वहां पर ऑप्शन में क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जाएगा पश्चिमी भारत। चूंकि महाराष्ट्र पश्चिमी भारत का हिस्सा है तो पहला ऑप्शन दिया जाता है पश्चिमी भारत। लेकिन फिर क्या है कि यह विद्रोह मुख्य रूप से हुआ कहाँ था? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। लेकिन पहला ऑप्शन ही पश्चिमी भारत दे दिया जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए। लेकिन पश्चिमी भारत भी रहेगा ऑप्शन में और पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट भी रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? इस विद्रोह का भौगोलिक क्षेत्र जो है वह कौन सा माना जाएगा? पश्चिमी भारत माना जाएगा या फिर पश्चिमी घाट माना जाएगा, या जिसे पश्चिमी तट भी कहते हैं? तो इसका आंसर पश्चिमी घाट माना जाएगा, पश्चिमी भारत नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से शब्द का खेल होता है एग्जाम में। तो इस प्रश्न को आप लोग समझ गए कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको पश्चिमी भारत नहीं लगाना है। अगर भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पश्चिमी भारत और पश्चिमी घाट दोनों दे, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ना देकर डायरेक्ट महाराष्ट्र लिख दे, तब तो आंसर महाराष्ट्र ही होगा। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसका आंसर पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट होगा। अब बात करते हैं कि ये रामोसी जनजाति के लोग यह मराठा सेना में सैनिक का कार्य करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मराठा साम्राज्य का पतन हुआ तब इन लोगों ने कृषि का कार्य अपना लिया था। और उसके बाद मराठा साम्राज्य पतन होने से पहले मराठा छत्रपति अर्थात सतारा के राजा, जो उनकी राजधानी थी मराठों की, तो सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने उसे राजा पद से हटा दिया था, जिस वजह से ये रामोसी जनजाति के लोग अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे। फिर बाद में मराठा साम्राज्य पतन होने के बाद ये लोग कृषि का कार्य अपना लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये लोग कृषि का कार्य अपना लिए तब इन लोगों को संगठित करके, यानी रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले प्रश्न यह बनेगा कि रामोसी कृषक जत्था की स्थापना कहां की गई थी? तो महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। प्रश्न यहां से भी पूछा गया है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो ये भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। तो चूंकि ये लोग मराठा सेना में जो कार्य करते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के पतन के बाद ये लोग कृषि का कार्य अपना लिए थे, इस वजह से वासुदेव बलवंत फड़के ने इन लोगों को संगठित करके महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किए थे। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, वह है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो पहली बार यह विद्रोह 1826 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो 1844 ईस्वी तक चला। लेकिन कुछ समय के बाद फिर यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हुआ और 1917 से 1919 ईस्वी तक चला। तो आइए बात करते हैं कुकी विद्रोह के बारे में कि इस विद्रोह का केंद्र मणिपुर एवं त्रिपुरा रहा था, क्योंकि कुकी जनजाति के लोग वह मणिपुर एवं त्रिपुरा पहाड़ियों के बीच में रहते थे। वहीं पर इन लोगों का निवास स्थल था। तो कारण क्या था विद्रोह होने का? तो अंग्रेजों के द्वारा झूम कृषि पर, यानी इन लोगों के द्वारा, कुकी जनजाति के द्वारा झूम कृषि जो की जाती थी,
तो अंग्रेजों ने इनकी झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके साथ साथ उन लोगों ने पोथांग लेना शुरू कर दिया। यह पोथांग क्या होता है? तो बिना मजदूरी दिए कार्य करवाना, उसे ही पोथांग कहा जाता है, उसे ही बेगार कहा जाता है। तो पोथांग लेना किसे कहते हैं? बिना मजदूरी दिए कार्य करवाने को पोथांग कहा गया, अर्थात बेगारी करवाना। तो इसी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में, वह है अहोम विद्रोह। कब हुआ था? 1828 से 1833 ईस्वी के दौरान यह अहोम विद्रोह हुआ था। आइए इसके केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो यह विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था, यानी असम में यह विद्रोह हुआ था। अहोम जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया था असम में। इस विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना, उत्तरी असम अर्थात ऊपरी असम पर अधिकार कर लेना। कहने का मतलब यह हुआ कि 1824 से 1826 के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और उसी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ऊपरी असम पर अर्थात उत्तरी असम पर भी अधिकार कर लिया है। जो इस जगह के यानी इस क्षेत्र के जो जनजाति लोग थे वह नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो। तो इसी वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वह किसके नेतृत्व में? तो वह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह व्यापक हो गया तब अंग्रेजों ने इन लोगों के साथ संधि करना ही उचित समझा और तब जाकर जो है इन लोगों के साथ संधि करके उस उत्तरी असम या ऊपरी असम के क्षेत्र को महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिए, जो इन लोगों के इन क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, महाराजा पुरंदर सिंह। उनको सौंप देने के बाद जो है तब जाकर यह विद्रोह समाप्त हुआ था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, वह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कब हुआ था? 1829 से 1833 ईस्वी के दौरान हुआ था। आइए बात करते हैं खासी विद्रोह। इस विद्रोह का केंद्र था गारो एवं जैंतिया पहाड़ी। कहने का मतलब यह गारो जैंतिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो मेघालय क्षेत्र में। अर्थात इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो मेघालय था। अर्थात ये जो जनजाति थे वो मेघालय के रहने वाले थे। गारो जैंतिया पहाड़ी पर रहने वाले ये लोग जनजाति थे जिसे खासी विद्रोह कहा गया, यानी खासी जनजाति के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था। बात करते हैं कि इस विद्रोह के कारण की। तो इस विद्रोह का कारण था कि अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी से सिलहट मार्ग को जोड़ने के लिए, यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र घाटी से सिलहट तक जाने के लिए सैनिक मार्ग को बनाने के लिए यह लोग सोच रहे थे। तो इसी वजह से ये खासी जनजातियों ने विद्रोह किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे चलकर इन्होंने कुछ शर्तों के द्वारा जो है, यानी कुछ शर्त के आधार पर इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, वह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 ईस्वी के दौरान। इसकी चर्चा करें कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर का क्षेत्र जैसे अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो केंद्र था जैसे रांची, सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू, इन क्षेत्रों में यह कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी के दौरान। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था कि इनके भूमि को दीकुओं को दे देना। अर्थात इनके भूमि को अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके भूमि को, इस कोल जनजाति के भूमि को जबरन छीन कर दीकुओं को देना प्रारंभ कर दिया। दीकुओं में जैसे सिख किसान, हिंदू किसान एवं मुस्लिम किसान को उन लोगों ने देना, यानी अंग्रेजों ने देना शुरू कर दिया इनके भूमि को छीन कर। तो इसी वजह से इस जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसके नेता कौन थे, यानी इसका नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का? तो बुद्धो भगत ने किया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में।
तो अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया इस विद्रोह के बारे में कि किस विद्रोह का उपनाम हूल विद्रोह है। तो संथाल विद्रोह का ही उपनाम हूल विद्रोह है। तो यह विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के दौरान हुआ। जिस तरह से 1857 के विद्रोह के पहले जितने भी विद्रोह हुए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जनजातीय विद्रोह था, ठीक उसी तरह से उन सभी जनजातीय विद्रोह में से सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह वह संथाल विद्रोह था, जिसे हूल विद्रोह भी कहा गया है। तो आइए इस विद्रोह के बारे में बात करें कि यह विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसका केंद्र कहाँ था, कहां पर यह विद्रोह हुआ था? तो यह विद्रोह दामन एक कोह नामक स्थान पर हुआ था। दामन एक कोह किन क्षेत्र को कहा गया है? तो भागलपुर एवं राजमहल पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही दामन एक कोह कहा गया है। तो इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग संथाल जनजाति के लोग रहते थे, हूल जनजाति के लोग रहते थे। तो उसी जगह पर इन लोगों ने विद्रोह किया। तो अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का कारण क्या था। तो इस विद्रोह का कारण था कि इनके क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार करके इन्हीं लोगों को इनके भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसका नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का? तो इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। अब एग्जाम में क्या होता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है वह चारों भाई का नाम नहीं दिया जाता है, ज्यादातर नाम जो है यह सिद्धू, कान्हू का दिया जाता है। लेकिन वह किसके लिए? तो 4 ऑप्शन वाले एग्जाम के लिए। लेकिन अब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीपीएससी में मान लीजिए कि जहां ई ऑप्शन रहता है, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह या फिर हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो एक ऑप्शन में दिया जाएगा सिद्धू एवं कान्हू, फिर दूसरे ऑप्शन में दिया जाएगा चांद एवं भैरव। तो बताइए ऑप्शन क्या सिद्धू एवं कान्हू होगा? जो वन लाइनर पढ़े होंगे आप लोगों में से, कभी भी जो भी पढ़े होंगे, तो आप लोग क्या लगाइएगा? सिद्धू एवं कान्हू। खुश भी हो जाइएगा, आइएगा एग्जाम से निकल कर कहिएगा प्रश्न तो बहुत आसान पूछा था, सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन आंसर क्या होगा? क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर भी लगाए होंगे, 4 ऑप्शन वाला प्रीवियस ईयर ज़्यादातर लगाए होंगे, तो वहाँ पर क्या है कि ऑप्शन सिद्धू एवं कान्हू दे दिया गया है। तो आप लोग को भी यह लगा कि सिद्धू एवं कान्हू ही सिर्फ इसका नेतृत्व किया था, लेकिन इसका नेतृत्व चारों भाइयों ने किया था, जिसका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि एक ऑप्शन सिद्धू एवं कान्हू है, फिर दूसरे ऑप्शन में चांद एवं भैरव है, तो आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन होगा। तो आपके साथ मैं इसलिए इतना डिबेट कर रहा हूं कि ताकि जो 67वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें आप गलती करके मत आइए, इसलिए इतना आप लोगों को समझाया जाता है और क्वेश्चन के पैटर्न को समझाया जाता है कि किस तरह से प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को भेजा गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1855 ईस्वी में भागलपुर के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है पीरपैंती। तो भागलपुर के समीप जो जगह है पीरपैंती, तो पीरपैंती के मैदान में ही इन संथालियों एवं अंग्रेज कमांडर मेजर बारो के बीच युद्ध हुआ था 1855 ईस्वी में। लेकिन उस युद्ध में, उस पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने मेजर बारो को पराजित कर दिया था। तो जब पराजित कर दिया तो इस वजह से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि संथालियों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो वह मेजर बारो को पराजित किया था। किस युद्ध में? तो पीरपैंती के युद्ध में। कब? तो 1855 ईस्वी में। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अंग्रेज कमांडर मेजर बारो किससे पराजित हो गए थे? भीलों से, संथालों से, या फिर हो जनजातियों से? किससे पराजित हुए थे? तो वह संथालों से जो है पराजित हुए थे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जब यह पराजित हो गए थे तब फिर से इनके विद्रोह को दमन करने के लिए भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन
एवं जनरल डायर को भेजा गया था, जो बहुत ही निर्दयता पूर्वक जो है इस विद्रोह को उन लोगों ने कुचल दिया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में। अगला विद्रोह का नाम है पाइक विद्रोह। कब हुआ था? 1817 से 1825 ईस्वी के दौरान। तो पाइक विद्रोह का केंद्र की अगर बात करें तो यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इस विद्रोह का होने का कारण क्या था कि लगान मुक्त भूमि पर कर लगा देना। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इस कारण को समझने से पहले हम लोग यह जानते हैं इसके बारे में, ये पाइक जनजाति के बारे में जानते हैं। ये जो पाइक जनजाति के लोग थे, यह उड़ीसा में लगान मुक्त भूमि पाने वाले उड़ीसा के खुर्दा के ये लोग जनजाति थे। कहाँ के थे? तो उड़ीसा के खुर्दा के ये लोग जनजाति थे, जो लगान मुक्त भूमि इन लोगों को दी गई थी। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा इनके लगान मुक्त भूमि पर कर लगा दिया। तो इसी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सी जगबंधु विद्याधर ने इनका नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं कि दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। यह विद्रोह कब हुआ था? 1808 से 1809 ईस्वी के दौरान हुआ था। तो दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, जिस तरह से यहाँ पर लगभग विद्रोह का नाम जो है वहाँ के जनजाति के नाम पर ही उस विद्रोह का नाम रखा गया, लेकिन ये जो दीवान वेलुथम्पी जो नाम रखाया है यह जनजाति के नाम पर नहीं रखाया। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि इस विद्रोह का पहले हम लोग केंद्र जानते हैं कि यह विद्रोह कब हुआ था? 1808 से 1809 ईस्वी के दौरान। इसका केंद्र कहाँ रहा था? तो केरल, यानी केरल में यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का कारण क्या था? कि सहायक संधि स्वीकार नहीं करना। किसके द्वारा? तो इसके बारे में बात करते हैं कि केरल के ट्रावनकोर के राजा वेलेजली की सहायक संधि को इसने स्वीकार नहीं किया था। तो जब ट्रावनकोर के राजा वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, तब वेलेजली ने क्या किया कि ट्रावनकोर के राजा को राजा के पद से अपदस्थ कर दिया। और ट्रावनकोर के राजा के दीवान उस समय कौन थे? तो उनके दीवान थे वेलुथम्पी, यानी उनके राजस्व विभाग को कौन देखते थे? उनके दीवान कौन थे ट्रावनकोर के राजा के? तो उनका नाम था वेलुथम्पी। तो क्या किया कि जब वेलेजली ने ट्रावनकोर के राजा को अपदस्थ कर दिया, तब उस राजा के जो दीवान थे जिनका नाम था वेलुथम्पी, उसने अंग्रेजों के खिलाफ, वेलेजली के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसी वजह से इस विद्रोह का नाम पड़ा दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। ये वेलुथम्पी एक व्यक्ति थे जो दीवान के पद पर थे। तो जो केरल के ट्रावनकोर के राजा के दीवान थे, तो इसी वजह से इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह कहा गया है। अब बात करते हैं, तो समझ ही गए कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेलुथम्पी ने किया था। अब अगले विद्रोह के बारे में बात करते हैं, वह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1856 ईस्वी में समाप्त हो गया था। खोंड विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो यह उड़ीसा इसका केंद्र था, मुख्य केंद्र इसका उड़ीसा था। बात करते हैं इस विद्रोह के कारण की। तो इस विद्रोह का कारण था कि ये जो खोंड जनजाति के लोग थे, इन लोगों के बीच नरबली प्रथा प्रचलित था। तो जब अंग्रेजों के द्वारा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, तब इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई 1856 ईस्वी में अचानक लापता हो गए, यानी लुप्त हो गए, और तब जाकर जो है यह खोंड विद्रोह 1856 ईस्वी में समाप्त हो गया था। फिर बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, वह है गडकरी विद्रोह। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। इसका केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो कभी ऑप्शन में कोल्हापुर भी लिख दिया जाएगा, कभी ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी दे दिया जाएगा। तो पूरा बात जानिए कि इस विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह के कारण की अगर बात करें, तो ये जो गडकरी जनजाति के लोग थे, इन लोगों का सेवा समाप्त कर दिया गया था। कैसा सेवा? तो क्या था? ये जो गडकरी जनजाति के लोग थे, यह मराठा किले में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। तो अंग्रेजों के द्वारा
इनके सेवा को, यानी ये लोग मराठा किले में जो है सेवा दे रहे थे, तो उस सेवा को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो ये लोग जो मराठा किले में सेवा करते थे, तो उस सेवा के बदले इन लोगों को कर मुक्त भूमि पर मतलब कि मिलती थी अंग्रेज से। तो लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा इनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया, तब इन लोगों को अब भूमि मिलना भी बंद कर दिया, मतलब बंद हो गया। तो इसी वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबाजी अहिरेकर ने किया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, तो वह है पालीगारों का विद्रोह। कब हुआ था? 1801 से 1805 ईस्वी के दौरान। यह विद्रोह कहां हुआ था? डिंडीगुल एवं मालाबार के क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कटवामन ने इसका नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो वह भू राजस्व में वृद्धि होना इस विद्रोह का कारण था। फिर बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में, तो वह है गंजाम एवं गुमसुड़ विद्रोह, जो कब हुआ था? 1800 ईस्वी से 1805 ईस्वी में। सबसे पहले गंजाम विद्रोह के बारे में बात करते हैं। यह गंजाम जगह कहां पड़ता है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गंजाम जिला है, वहीं यह विद्रोह हुआ था, जिसे गंजाम विद्रोह कहा गया। तो गंजाम विद्रोह होने का मतलब यह जो केंद्र क्या था? तो वह गंजाम जिले में हुआ था, यानी मद्रास में यह हुआ था। और इस विद्रोह का होने का कारण, तो वह भू राजस्व में वृद्धि से संबंधित यह विद्रोह हुआ था, यानी कारण वही था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीकर भंज ने। फिर क्या हुआ कि 1800 से 1805 ईस्वी के दौरान श्रीकर भंज ने गंजाम विद्रोह किया था, लेकिन फिर आगे चलकर 1935 ईस्वी में श्रीकर भंज के पुत्र धनंजय भंज ने गुमसुड़ विद्रोह किया था, जो यह भी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत है। और यह विद्रोह 1935 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा? तो श्रीकर भंज के पुत्र धनंजय भंज के द्वारा किया गया था। तो यही था हम लोगों का जनजातीय विद्रोह। अब बात करते हैं 1857 के पहले जो विद्रोह हुआ था, वह राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, यानी अब तक जो भी हम लोग विद्रोह पढ़े वह सभी के सभी जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आता था। लेकिन अब जो हम लोग कुछ विद्रोह को पढ़ने जा रहे हैं, वह आता है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह राजनीतिक धार्मिक आंदोलन क्या था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा विद्रोह, वैसा आंदोलन जिसका प्रारंभ में स्वरूप धार्मिक था, लेकिन बाद में यानी आगे चलकर उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो वैसे आंदोलन को राजनीतिक धार्मिक आंदोलन कहा गया है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि वैसा आंदोलन जिसे कुछ विद्रोहियों ने, कुछ प्रमुख नेता ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए धर्म का सहारा लिया। तो वैसे आंदोलन को भी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत कुछ आंदोलन है जो 1857 के विद्रोह के पहले हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आंदोलन के अंतर्गत सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट। कब हुआ था प्रारंभ? 1763 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और 1800 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र कहां था? तो बंगाल में, यानी पश्चिमी बंगाल में यह विद्रोह शुरू किया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण था कि तीर्थ यात्रा कर लगा देना, यानी सन्यासियों के द्वारा जो तीर्थ स्थान की यात्रा की जाती थी, तो उस तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया। इसका मकसद यह था कि इन लोगों को तीर्थ यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाना। तो इसी वजह से उन सन्यासियों ने, कुछ सन्यासियों ने क्या किया कि इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन जब यह तीर्थ यात्रा कर पर जो है प्रतिबंध लगाया, तो इसका मतलब सिर्फ हिंदू सन्यासियों ने ही विद्रोह नहीं किया था, बल्कि मुस्लिमों ने भी विद्रोह किया था, साथ मिलकर विद्रोह किया था। क्योंकि वह जो तीर्थ यात्रा कर पर जो प्रतिबंध लगाया था, वह दोनों के लिए, सभी के लिए लगाया गया था। तो इसी वजह से इस विद्रोह का जो खासियत है, सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत है, वह है हिंदू मुस्लिम एकता, यानी हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इस विद्रोह को शुरू किया था। तो बात करते हैं कि यह जो सन्यासी विद्रोह है, इसका उल्लेख किसने किया था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख
वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो प्रश्न क्या बना कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया। देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है, तो आनंद मठ में किया गया है। इस उपन्यास के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, या इसके लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वंदे मातरम गीत को भी लिखा था। यानी वंदे मातरम गीत के रचयिता भी जिन्हें मांगना गया है, मैंने कौन थे वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उन्होंने ही इस उपन्यास को लिखा था और इस उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो अब प्रश्न फिर एक तरह से पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर यह पूछा जाता है कि वंदे मातरम गीत को कहां से लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है, तो वंदे मातरम गीत को भी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यह तो हुआ वंदे मातरम से रिलेटेड। लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को लिखा है, तो वह आनंद मठ किस कहानी पर आधारित है, या फिर आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है। तो वहां पर 4 अलग अलग विद्रोह दे दिया जाएगा। तो आनंद मठ की जो कहानी है या आनंद मठ की जो कथा वस्तु है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसी वजह से इस प्रश्न को ध्यान रखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ वह किस कहानी पर या फिर उसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है, किस विद्रोह पर आधारित है, तो वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। फिर बात करते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो मजमून शाह, मूसा शाह, चिराग अली, जबकि ये तीनों मुस्लिम थे। फिर हिंदू में बात करें तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, द्विज नारायण, यानी इन सभी ने मिलकर इस विद्रोह को शुरू किया था। तो तभी तो इस विद्रोह की सबसे प्रसिद्ध खासियत है कि हिंदू मुस्लिम एकता का होना, यानी उन लोगों ने मिलकर इस विद्रोह को शुरू किया था। तो जो इन लोगों ने सन्यासी विद्रोह को शुरू किया था, तो वो लोग उस समय जो नारा दिया करते थे ओम वंदे मातरम की नारा दिया करते थे। यानी ये जो सन्यासी विद्रोही थे, इस विद्रोह को शुरू करने वाले जो लोग थे, वो लोग किसका नारा दिया करते थे, तो ओम वंदे मातरम की नारा दिया करते थे। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में। अगला राजनीतिक धार्मिक आंदोलन कौन सा है, तो वह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, तो 1825 से 1835 ईस्वी के दौरान हुआ था पागलपंथी विद्रोह। इसका केंद्र कहाँ था, तो इसका केंद्र था बंगाल, अर्थात पश्चिमी बंगाल इसका केंद्र था। इसका कारण क्या था, तो इसके कारण थे कि जमींदारों के द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा था, तो उसी जमींदार के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी नेतृत्व किसने किया था, तो करम शाह एवं इनके पुत्र टीपू मीर ने किया था। यानी ये दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, पहले करम शाह और फिर इनके पुत्र टीपू मीर ने किया था। तो यह तो हुआ कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कारण क्या था, नेतृत्व किसने किया था। लेकिन अब इस विद्रोह से जो एडिशनल बात है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह पागलपंथी अर्थात पागल पंथ, यानी एक पंथ है, पंथ का मतलब क्या होता है, एक संप्रदाय। तो अर्थात इस पागल पंथ की स्थापना किसने किया था, सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछा जाता है, तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। ऑप्शन में क्या किया जाता है कि इनके पुत्र का नाम टीपू मीर का भी नाम दे दिया जाता है, यानी करम शाह भी दिया जाता है और टीपू मीर भी दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था, तो वह करम शाह ने किया था, उसमें टीपू मीर का कोई भी योगदान नहीं था। एक प्रश्न तो यह हुआ। तो जो पागल पंथ की जो स्थापना की गई थी यह करम शाह के द्वारा, तो यह पागल पंथ कैसा पंथ था, तो यह गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक
पंथ था जिसकी स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। तो अब समझ में यह आया कि अच्छा, यह पंथ जो है, यह संप्रदाय जो था, वह मुख्य रूप से किस जनजाति के लोगों का था? तो वह गारो जनजाति के लोगों का था। और उस जनजाति का जो यह पंथ था, उसी के नाम पर इस विद्रोह को पागलपंथी विद्रोह कहा गया। तो अब देखिए, एक प्रश्न तो यह पूछा गया कि पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो वह करम शाह ने की। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो कैसे पूछा जाता है, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? किसका विद्रोह करने का मतलब कि 4 अलग अलग जनजाति लिख दिया जाएगा ऑप्शन में। तो पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? किस जनजाति का विद्रोह था? तो गारो जनजाति का विद्रोह था। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? करम शाह एवं टीपू मीर ने किया था। अब बात करते हैं अगले विद्रोह के बारे में। तो अगला विद्रोह है फराइजी विद्रोह। फराइजी विद्रोह, जिसे कहीं कहीं फरैजी भी लिख दिया जाता है, फरैजी विद्रोह, कहीं कहीं इसे फराजी भी लिख दिया जाता है। यह नाम आपको इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में उस शब्द को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं आपको फराइजी लिखा जाएगा, कहीं आपको फरैजी लिखा जाएगा और कहीं आपको फराजी लिख दिया जाएगा। सभी नाम एक ही है। तो आइए बात करते हैं, यह जो फराइजी विद्रोह है कब हुआ था? 1838 से 1857 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसका केंद्र कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में यह विद्रोह शुरू हुआ था। तो देखिए, इससे पहले अब तक हम लोग पश्चिमी बंगाल पढ़ रहे थे। पश्चिमी बंगाल का मतलब जो वर्तमान बंगाल है, लेकिन यहां पर क्या है? पूर्वी बंगाल, यानी पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में यह विद्रोह हुआ था। तो पूर्वी बंगाल कहने का मतलब क्या? बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के फरीदपुर में इस विद्रोह को शुरू किया गया था। तो केंद्र समझ में आ गया। अब बात करते हैं कारण का, कि कारण क्या था? तो कारण था कि इस्लाम में सुधार करना। यह मुस्लिमों के द्वारा किया गया यह विद्रोह था। तो इसका कारण था कि इस्लाम में सुधार करना, जो भी त्रुटियां आ गई उसे दूर करना। तो यही इस विद्रोह का मुख्य कारण था। लेकिन फिर क्या हुआ कि आगे जो है चलकर जो है इसका स्वरूप राजनीतिक में परिवर्तित हो गया था। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था हाजी शरीयतुल्ला एवं दादू मियां ने किया था। तो हाजी शरीयतुल्ला एवं इनके पुत्र का नाम था दादू मियां, जहां कहीं कहीं दुदू मियां भी लिख दिया जाता है। तो इसलिए आपको यहां पर भी फिर से चर्चा किया जा रहा है कि कहीं दादू मियां भी लिख दिया जाएगा, कहीं दुदू मियां भी लिख दिया जाएगा। तो ये दादू मियां कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्ला के पुत्र थे। तो इस फराइजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हाजी शरीयतुल्ला एवं इनके पुत्र दादू मियां ने किया था। तो चलिए, यहां से तो हम लोग को ये जो प्रश्न बन सकता था वो हम लोग समझ गए। लेकिन अब एडिशनल प्रश्न जो पूछा जाता है इस विद्रोह से, तो वह क्या पूछा जाता है? कि पूछा जाता है कि ये फराइजी कौन थे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि फराइजी कौन थे। तो ये जो फराइजी जो थे वह फरीदपुर में, यानी पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्ला के द्वारा स्थापित एक संप्रदाय या एक पंथ के ये लोग अनुयायी थे, उसे ही फराइजी कहा गया है। प्रश्न फिर से समझिए कि फराइजी किसे कहा गया है, फराइजी कौन थे। तो ये जो हाजी शरीयतुल्ला थे, तो इन्होंने फरीदपुर में एक पंथ की, एक मुस्लिम पंथ की, एक मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी के अनुयायी को फराइजी कहा गया है। तो अब देखिए, प्रश्न जो पूछा गया कि फराइजी कौन थे, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया कि हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि दादू मियां के अनुयायी। तो बताइए आंसर क्या होगा? हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे, ना कि इनके पुत्र दादू मियां के अनुयायी। तो दादू मियां के अनुयायी नहीं थे, बल्कि हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। अब बात करते हैं कि यह जो फराइजी विद्रोह जो हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि इस्लाम में सुधार करना, तो वहाबी आंदोलन का भी जो है प्रारंभ में उद्देश्य था इस्लाम में ही सुधार करना। तो दोनों का उद्देश्य सेम था, लेकिन फराइजी ने क्या किया कि प्रारंभ में वहाबियों का विद्रोह किया, मतलब विरोध किया था। लेकिन फिर आगे चलकर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि ये जो फराइजी लोग थे वह वहाबी आंदोलन में ही शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में।
जो 1830 से, अगर भारत की बात करें तो भारत में 1830 से 1870 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। वहाँ भी आंदोलन के बारे में बात करें कि यह आंदोलन सर्वप्रथम सऊदी अरब में शुरू हुआ था इस्लाम में सुधार करने के लिए। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम यह आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसका दमन 1870 ईस्वी में किया गया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, बिहार का पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अब बात करते हैं इस आंदोलन के कारण के बारे में। तो प्रारंभ में इस आंदोलन का जो स्वरूप था, कारण था, वह था इस्लाम में सुधार करना, इस्लाम में जो भी त्रुटियां आई है उसको दूर करना। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ कि यह आंदोलन होने का जो कारण था, यानी उसका जो स्वरूप था कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध, अर्थात भारत में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध फिर से मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना, यह इस आंदोलन का आगे चलकर महत्वपूर्ण कारण हो गया। तो जब आगे चलकर यह महत्वपूर्ण कारण हो गया कि भारत में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो है उसके खिलाफ भारत में फिर से मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना, तो इसका मतलब अब यह आंदोलन ना तो राजनीतिक था ना धार्मिक था, बल्कि कैसा आंदोलन तब कहलाया, तो यह सांप्रदायिक आंदोलन कहलाया। क्यों? क्योंकि एक संप्रदाय की स्थापना करना इसका कारण था। तो इस वजह से यह आंदोलन राजनीतिक धार्मिक ना होकर यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था। बात करते हैं कि इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था भारत में सर्वप्रथम, तो वह सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, जो बरेली के रहने वाले थे। तो आइए इसके प्रारंभिक घटना के बारे में बात करें। तो सैयद अहमद बरेलवी जो मक्का गए थे हज के लिए, तो वहीं पर जो है वहीं से यह प्रभावित हुए थे और भारत में आने के बाद जो है उन्होंने वहाबी आंदोलन को शुरू किया था 1830 ईस्वी में। जब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, ये सैयद अहमद बरेलवी जो बरेली के रहने वाले थे, तो उन्होंने 1830 ईस्वी में इस आंदोलन के द्वारा ही पेशावर पर अधिकार कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1831 ईस्वी में बालाकोट के युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के बाद अब इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा बन गया था, तो वह पटना बन गया था। तो जब इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र इनके मृत्यु के बाद पटना बना, तो पटना में इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो पटना में इस आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे। अली बंधु कहने का मतलब विलायत अली एवं इनायत अली। तो विलायत अली एवं इनायत अली को ही एग्जाम में ऑप्शन में ज्यादातर क्या किया जाता है, अली बंधु लिख दिया जाता है, या फिर कभी कभी नाम भी लिखा जाता है। तो पटना में जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो अली बंधु अर्थात विलायत अली एवं इनायत अली थे। लेकिन इसके साथ साथ मौलवी कासिम एवं अहमदुल्ला भी पटना में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चारों नाम याद रखना है। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में। तो अगले आंदोलन से बढ़ने से पहले कुछ बात और भी हम लोग कर लेते हैं कि यह आंदोलन क्या था कि जब चलता गया तो लेकिन क्या हुआ कि 1860 ईस्वी में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि कहीं यह जो विद्रोही लोग हैं यह रूस के जो है विद्रोहियों से मिलकर कहीं हमारे लिए ही खतरा उत्पन्न ना कर दे, संकट उत्पन्न ना कर दे। तो इसी वजह से जो है तब जाकर अंग्रेजों ने 1860 ईस्वी में इसके विद्रोह को जो है दमन करने का शुरुआत किया और 1870 ईस्वी तक इसके विद्रोह को यानी इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। फिर बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, वह है कूका आंदोलन जो 1840 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक चला। इसका जो केंद्र था वह पंजाब था, यानी पंजाब में इस आंदोलन को चलाया गया था। कारण क्या था, तो कारण था सिख धर्म में सुधार करना, यानी सिख धर्म में जो भी त्रुटियां आ गई थी उसे दूर करना है, उसमें सुधार करना, वही इस विद्रोह का कारण था। फिर बात करें कि इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। फिर उसके बाद इनके शिष्य बालक सिंह ने किया था और फिर उसके बाद जो है बालक सिंह के शिष्य राम सिंह ने किया था।
तो 1872 ईस्वी में जो इस आंदोलन का दमन किया गया, लेकिन 1872 ईस्वी के दौरान इस कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो राम सिंह थे। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न जो पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यह भगत जवाहर मल या बालक सिंह ना लिख के डायरेक्ट राम सिंह लिख दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन वाले में तो राम सिंह तब तो सही हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, पहला ऑप्शन राम सिंह को ही लिख दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर भगत जवाहर मल एवं बालक सिंह इन दोनों में से किसी एक का भी अगर उल्लेख कर दिया जाए अलग ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। तब वहां पर सिर्फ राम सिंह नहीं होगा, बल्कि क्योंकि इस विद्रोह का नेतृत्व तो सभी ने किया था, चाहे 1872 में हो या 1840 में हो, विद्रोह नेतृत्व तो सभी ने किया, तो इस वजह से इसके प्रमुख नेता सभी होंगे। तो फिर क्या था कि 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह थे। तो 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का दमन करते हुए जो है अंग्रेजों ने राम सिंह को कैद करके रंगून भेज दिया, और वहीं पर 1885 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु होने से पहले एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं राम सिंह के बारे में, कि राम सिंह ने 14 अप्रैल 1857 ईस्वी को लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में नामधारी सिंह संप्रदाय की स्थापना किया था। तो नामधारी सिंह संप्रदाय की स्थापना कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1857 ईस्वी को। किसने किया था? तो राम सिंह ने किया था। कहां पर किया था? तो पंजाब के लुधियाना में किया था, यह आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लास्ट विद्रोह के बारे में, तो वह है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 ईस्वी से 1777 ईस्वी के दौरान हुआ था। फकीर विद्रोह जिसका केंद्र था बंगाल। तो फकीर विद्रोह जो मुस्लिमों का विद्रोह था, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि भू राजस्व में वृद्धि, यानी जिस जगह पे ये लोग रहते थे, यानी भू राजस्व में वृद्धि करना, इसी वजह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मजमून शाह एवं चिराग अली ने किया था। तो देखिए ये दोनों जो है यहाँ पर भी जो है यानी सन्यासी विद्रोह का भी इन्होंने नेतृत्व किया था, मजमून शाह एवं चिराग अली। तो जब मजमून शाह एवं चिराग अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बाद में क्या हुआ कि इस विद्रोह को जो है मतलब कि इन दोनों को सहायता 2 हिंदू नेता ने भी प्रदान किया था। तो 2 हिंदू नेता कौन कौन थे? तो एक का नाम था भवानी पाठक और दूसरे का नाम था देवी चौधरानी। तो ये दोनों हिंदू नेता ने जो है मजमून शाह एवं चिराग अली को फकीर विद्रोह को बढ़ाने में जो है उन्होंने सहायता प्रदान किया था। तो इस तरह से आज हम लोगों का 1857 के विद्रोह से पहले जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह था वह समाप्त हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।